नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे। हमारे 7 टेस्ट हो चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 8 चल रहा है हमारा। और इस टेस्ट के भी हमारे 59 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से हमें करना है, लेकिन हमने पिछला जो सेशन रिकॉर्ड किया था उसमें शायद वॉइस नहीं आई थी। कई लोगों ने लिखा था और मैंने भी चेक किया था तो नहीं आई थी। तो हम कोशिश करेंगे ये वाला यही सेशन में करने के बाद उसको फटाफट देख लें, या तो फिर आगे किसी दिन उसको कर लेंगे अगर नहीं हो पाता है तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो की स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे देखना। और एक बात और बता दूं मैं, ये हमारा जो सेक्शनल टेस्ट चल रहे थे बेसिक्स वाले, उसके लास्ट टेस्ट है ये। आगे जो टेस्ट आने वाले हैं 9th 10th के जो भी आगे हैं वो अप्लाइड और फुल लेंथ हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर हम वाजीराम के करें टेस्ट, क्योंकि विजन का जो अप्लाइड टेस्ट है पॉलिटी का मुझे लगता है 2 या 3 है और वाजीराम के 4 या 5 है, तो उसमें काफ़ी ब्रॉड है। उसके टेस्ट में एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, तो जल्दी हो भी जाएगा वो। और हमें क्वेश्चन का अलग पर्सपेक्टिव में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी से ज़्यादा मिलता जुलता है ऐसे मुझे लगता है। तो वो हम करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। जैसा आप कमेंट करें, मुझे लगता है कि कैंप वाला टेस्ट जो वाजीराम का है उसको करना ज़्यादा सही रहेगा इसके बाद। और फिर से हम वापस विजन के फुल लेंथ पे आ जाएंगे। तो जैसा हो बता देना उधर कमेंट्स में, बाकी हम देखते हैं। इसको करते हैं पहले ख़त्म आज। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 60 से हमें करना था। कंसिडर द फॉलोइंग, attain the target of 500 gigawatt of non-fossil energy capacity by 2030, 50% of energy requirements from renewable energy by 2030, achieving the target of net zero emission by 2047. How many of the above are the component of the Panchamrit strategy of India's climate action? देखो, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2021 में गए थे ग्लासगो में, COP26 हुआ था वहाँ पे यूके में, तो वहाँ पे इन्होंने दिया था पंचामृत, मतलब 5 ऐसे लक्ष्य दिए थे जो भारत क्लाइमेट एक्शन के संदर्भ में लेने वाला है। तो उसमें 5 चीज़ें थी। एक तो था इनका कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेशन था 2030 तक 500 गीगावाट, तो ये सही है। दूसरा था 50% जो टोटल हमारा एनर्जी कंजम्पशन होगा उसका 50% रिन्यूएबल से आएगा 2030 तक, ये भी सही है। और जो तीसरा इनका टारगेट था कि हम कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन से कम कर देंगे 2030 तक, तो वो था एक। और चौथा जो था उसमें कार्बन इंटेंसिटी कम करना था 45% तक 2030 तक, जो 2005 की लेवल से था हमारा। और जो लास्ट टारगेट था उसमें नेट जीरो अचीव करना था हमें, वो 2047 नहीं 2070 तक करना था। तो ये तो हम विकसित भारत का लक्ष्य 2047। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर देखते हैं। इसको अगर याद करना तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी करके मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन में अगर दिया होगा तो। देखते हैं। 60th का भी मतलब आंसर 2 ही सही था। तो पंचामृत स्टेट, पंचामृत हमें पता है, ये प्रसाद वगैरह पूजा वूजा होती है तो हम लेते हैं, तो उसमें 5 चीज़ मिला के बनता है पंचामृत। तो वैसे ही 5 इन्होंने टारगेट दे दिए। अब COP26 होगा, ये याद रखना, ये यूके में होता है ग्लासगो में। उस टाइम बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अब इसमें जो 5 टारगेट है, देखो सबसे पहले है नॉन फॉसिल फ्यूल, इसका एन याद रखो, ठीक है। 500 गीगावाट, इसमें ईयर याद रखने में 2030, मेन चीज़ ये है 2030 2030 2030, एक सिर्फ इसमें 2070 होता है। अब इसका एन याद रखो, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी का। इसका आर याद रखो, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर 50% जो हमें कम करना था। रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस का सी याद रखो, 1 बिलियन टन से कम करना है 2030 तक। और कार्बन इंटेंसिटी का हमें याद रखना है, एक सॉरी इसका ई याद रखो और इसका सी याद रखो, ठीक है। और इसका टी याद रखो टारगेट। तो ये हो जाएगा हमारा NCERT, ठीक। और इसको NCERT करके याद रखोगे तो याद रहेगा। और सब में ईयर 2030 ही है, तो एन से देखो क्या हो जाएगा हमारा, एन से हो जाएगा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी। तो ये हमें खुद से ही याद आ जाएगा, जब 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा कि 500 गीगावाट तक हमें पहुंचाना है नॉन फॉसिल फ्यूल। सी से हो गया कार्बन एमिशन वाला, सॉरी कार्बन इंटेंसिटी वाला रिडक्शन। ई से हो गया एमिशन, और आर से हो गया रिन्यूएबल एनर्जी शेयर, और टी से हो गया टारगेट। तो ऐसे करके इसको याद कर लेना, और याद जरूर कर लेना, ये आंसर में कई बार आता है, मेंस में भी काम करेगा। अगला प्रश्न हम करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, थर्मल पॉल्यूशन कैन कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, बिल्कुल ठीक है। हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, वो क्या था, स्प्रिंग शॉक करके था, वहां पे मैंने बताया भी था थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है। थर्मल जो पानी में अचानक से इंडस्ट्रीज का वेस्ट गिर जाता है उसको थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। टेम्परेचर उससे चेंज हो जाता है पानी का, तो वो हमारा होता है थर्मल पॉल्यूशन। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी लीड्स टू रिड्यूस डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी रिड्यूस डिजॉल्व ऑक्सीजन।
रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होना चाहिए इसका, तो नहीं, एक सेकेंड, रिड्यूस हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस होगा लेवल, तो ठीक है इससे। और फिर क्या होता है कि मर जाती है मछलियाँ, एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर मतलब पहले स्टेटमेंट से दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन से, इसका आंसर ए हो जाएगा। हमने ऊपर इसको काफी डिटेल में देखा था किसी क्वेश्चन में, स्प्रिंग शॉक जहाँ पे था। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 61 का आंसर ए ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ अनयूजेबल हीट, मतलब जो भी हम कुछ ऐसा काम करें, पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए पोल्यूशन होने के बाद, तो उसको हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। थर्मल से हो गया टेम्परेचर। तो ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज जो बिना अनट्रीटेड वाटर या फिर ट्रीटेड भी भेजते हैं, तो वो पानी का टेम्परेचर जो नॉर्मल वाटर बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा होता है, तो अचानक से चेंज हो जाता है उसका वाटर टेम्परेचर, तो इससे होता है थर्मल पॉल्यूशन। और इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोल फायर, ये तो सब होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। इम्पैक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, अब इससे वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है घट जाती है और फिर मछलियाँ मरने लगती हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेज एज वेल एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज, ठीक है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, फिर ऊपर से कनेक्शन कट जाता है हवा का, फिर मर जाती हैं सभी मछलियाँ। अगला प्रश्न करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेसेस इन न्यूज। अलबिका वैली, अलबिका वैली लेबनान में है, सीरिया में नहीं है, तो ये गलत है। माउंट रुआंग, माउंट रुआंग बिल्कुल इंडोनेशिया में है, सही है। एक होता है किंटा वैली भी है, वो मलेशिया में है वो। सक्शगम वैली लद्दाख, सक्शगम वैली देखो जो पीओके वाला पार्ट है जो पाकिस्तान ने लेके चाइना को दे दिया, उसमें है सक्शगम वैली, तो इसमें लद्दाख नहीं होगा। अभी भी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर वाले मैप में होगा वो, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर दूसरा सही है, तो इसका आंसर ओनली वन पे सही हो जाएगा। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर, और देखो लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है, देख लेना, वैसे इतना थर्मल पॉल्यूशन में उससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा। 62 का आंसर ए है, मतलब कि कोई एक ही सही है। और न्यूज़ में क्यों था ये? हिजबुल्ला ग्रुप, ये तो लड़ाई हुई चल ही रही इनकी, हमें ये देखना है। अल बिक्का वैली देखो लेबनान में है, यहाँ पे लेबनान माउंटेन्स में है, तो ये हमारा वहाँ पे दे रखा था सीरिया। सीरिया में तो एलेप्पो, और क्या है वो, एलेप्पो है सीरिया में। ये देखो क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में, एलेप्पो वाला। और सीरिया की राजधानी डेमस्कस का भी पूछा था। इंडोनेशिया में माउंट रुआंग वेलकनो यहाँ पे रिसेंटली इरप्ट हुआ था, और माउंट रुआंग के बारे में दिया है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन सक्शगम वैली, वही वाला हिस्सा है जो पीओके में था, तो फिर उन्होंने दे दिया उनको। अगला प्रश्न हम करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ओशियन एसिडिफिकेशन। देखो नाम से, मैंने पहले भी बताया था कि नाम से बहुत चीज़ें पकड़ सकते हैं। ओशियन में एसिडिफिकेशन मतलब ओशियन का पानी एसिड की तरफ बढ़ रहा होगा, इसको हम कह सकते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। Ocean acidification refers to the decrease in pH levels of the ocean due to the absorption of excess atmospheric carbon dioxide। देखो मैं pH वैल्यू क्या होती है पता है ना, 7 pH होता है तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा तो बेसिक होता है। तो इसमें क्या दिया है, डिक्रीज इन pH लेवल्स, और यहाँ पे दिया एसिडिफिकेशन। अगर डिक्रीज इन pH लेवल हो रहा है तो एसिडिफिकेशन हो रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन सही है। ओशन एसिडिफिकेशन एडवर्सली अफेक्ट द मरीन ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली दोज विद कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स और स्केलेटन, बिल्कुल ठीक है। जैसे देखो अभी अगर हम नॉर्मली भी देखें, एसिड अगर कैल्शियम पे या फिर हड्डियों पे पड़े तो क्या होता है, कोरोजन हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाएगी और टूट भी सकता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर ओशियन एसिडिफिकेशन होता है तो जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली जो कैल्शियम कार्बोनेट शेल जैसे कि कार्ब्स हो गए, जो ऐसे होते हैं ना जिनके ऊपर वो शेल्स वगैरह होती हैं, तो उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, वो प्रॉपर डेवलप भी नहीं कर पाते हैं, उनका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये बात भी सही है। तो 63 का आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाना चाहिए। देखते हैं आंसर सी 63 का आंसर सी है, ठीक है। एसिडिफिकेशन का पता है हमें, पीएच वैल्यू घटना हो जाएगा। और इम्पैक्ट क्या होगा, कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उनमें CaCO3 से जो बनते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका बनना बहुत कमज़ोर हो जाएंगे वो। और इस ओशन एसिडिफिकेशन रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट आयंस, मतलब उनके सेहत पे बहुत वीक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम करते हैं, फूड वेब डिस्ट्रप्शन होगा, बिहेवियरल चेंजेस, मतलब अगर एसिड बढ़ेगा किसी चीज़ में, और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, नुकसान होगा ही, करेगा ही। क्वेश्चन नंबर 64, विद रेफरेंस टू द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग टेरेस्ट्रियल बायोम फीचर्स। टुंड्रा परमाफ्रोस्ट सॉइल, टुंड्रा परमाफ्रोस्ट सॉइल, ठीक है ये। और देखो देखो बायोम्स क्या होते हैं ना, जो नेचुरली ऑकरिंग, अगर कोई फ्लोरा फौना जैसे या फिर जानवर जंतु हैं जो भी अपने नेचुरली हैबिटेट में हैं, तो वो हमारा एक तरीके का उनका स्पेसिफिक बायोम है। तो टुंड्रा जो बिल्कुल रशिया वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल ठंडा वाला इलाका, आर्कटिक वाला, तो उस वहाँ पे परमाफ्रोस्ट सॉइल होता है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ में भी था कि परमाफ्रोस्ट से बैक्टीरिया, ये वायरसेस निकल रहे हैं जो कि
सबको समस्या करने वाले हैं। तो परमाफ्रोस्ट सॉइल जो परमानेंटली फ्रोस्ट हो चुका है, जमा हो चुका है सॉइल, उसको कहते हैं। तो टुंड्रा रीजन में है ये। उसके नीचे आते हैं थोड़ा सा तो उसको टाइगर रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, तो ठीक है ये भी। और सवाना तो देखो जो अभी नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका वगैरह इधर जो जंगल होते हैं जहाँ पे घासें बड़ी बड़ी होती हैं और पेड़ दूर दूर और छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे जो बिग कैट्स होती हैं जैसे कि चीता हो गया यहाँ पे रहते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। फिर देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 64th का सी, ठीक है। टुंड्रा उधर बिल्कुल कोल्डेस्ट होता है और इस पे वो फर्न्स और लाइकेंस ये सब आते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में पहले भी। टुंड्रा विंटर्स आर डार्क लॉन्ग कोल्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो डार्क कोल्ड होगा ही, ठीक है। टाइगर रीजन होता है फॉरेस्ट ऑफ कोल्ड सब आर्कटिक रीजन, जैसे कि कनाडा वगैरह मान सकते हो, तो यहाँ दिया भैया अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया, नए जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन वगैरह हो गए, साइबेरिया, ठीक है। यूरल माउंटेन तक भी आते हैं। सवाना बायोम जहाँ पे घास बड़े हो और पेड़ छोटे हो और दूर दूर हो, इसको हम सवाना कह सकते हैं। जैसे कि ग्रासेस, श्रब्स, देखो बाओबाब ट्री होता है ना इसका एक प्रजाति यहाँ पे भी मिलता है एमपी में। ये पेड़ क्या करते हैं कि बहुत मोटा ट्रंक होता है, ये बहुत ही मोटा ऐसे, और इनका ऊपर बहुत कम पत्तियां होती हैं, लेकिन उल्टा दिखता है, जैसे कि ऊपर जड़, इसका फोटो देख लेना, याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और इनके ट्रंक में पानी इकट्ठा होता है बहुत ज़्यादा, अगर इसमें छेद करें तो पानी निकलता है, तो उसको बाओबाब ट्री कहते हैं। और भारत में ये एमपी में मिलता है, किसी धर जिले में मिलता है या फिर रीवा कहीं मिलता है, मध्य प्रदेश में, देख लेना है। अगला प्रश्न हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका इंक्रीजेज इन साइज ड्यूरिंग द विंटर। बिल्कुल ठीक है, ठंड के टाइम पे ये, क्योंकि ऊपर जो CFC जाके इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर रिएक्ट करते हैं इनके साथ, तो ओजोन होल बढ़ जाता है, ठीक है ये। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्शन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट ओजोन डिप्लीशन। देखो ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, ये बहुत ऊंचाई पे, लगभग 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पे बनते हैं, और ये बहुत बड़े कारण होते हैं ओजोन डिप्लीशन का, क्योंकि ये जहाँ पे बनते हैं ये ऐसा ग्राउंड, उसको ऐसा बादल मान बन रहा है, तो जो नीचे से फ्रेन्स जो CFC जाएगा इसके ऊपर चिपक जाएगा और ये ऐसा माहौल बना देगा बिल्कुल, मतलब कि रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगता है। तो इस कारण से ओजोन डिप्लीशन उस टाइम पे बढ़ जाता है और समर के टाइम पे ये कम हो जाता है। तो ये बात भी सही है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वाली भी। इस पे तो नासा का एक आर्टिकल भी है, देख लेना, बढ़िया है वो। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए हो जाना चाहिए। देखते हैं 65th का ए, ठीक है। द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन इज बिलीव्ड टू बी द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। इसको फ्रियोन्स भी कहते हैं, क्यों, देखो ये स्टेबल होता है काफ़ी और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस होता है, और ज़्यादातर उसमें से निकलता है जो क्लोरीन या फिर फ्लोरीन वाले कंपाउंड होते हैं, उससे ये निकलता है, चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे इन्होंने फोटो बना के दे रखा है, देखो ये कार्बन है, क्लोरीन इधर जा रहा है ऊपर फ्लोरीन से निकल के, और ये फिर रिएक्ट कर रहा है, O3 मतलब ओजोन ये है, और ये टूट जा रहा है फिर, तो इसके कारण होल यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है। अंटार्कटिका में सबसे पहली बार 1980 में मिला था, फिर धीरे धीरे कम भी हो गया था। अब ये भी उम्मीद है कि 2040 तक जाके बंद हो जाएगा, अगर सब ठीक ठाक चलता रहा तो, मतलब डिप्लीशन, लेकिन मुश्किल ही है। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज ओनली शुड बी कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ फ्लोराइड आयंस। देखो कंप्लीटली डिवॉइड नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जो हम टूथब्रश भी करते हैं ना, जैसे कि किसी का भी ले लो, कोई सा भी जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, इसीलिए होता है क्योंकि दांतों को फ्लोराइड की आवश्यकता होती है, और पानी में भी थोड़ा बहुत फ्लोराइड होना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं एकदम डिवॉइड नहीं होना चाहिए, वरना ये नुकसान भी करता है, तो ये बात गलत है। फ्लोराइड आयंस इन एक्सेस of 10 ppm parts per million can cause harmful effect to bones and teeth. Excess of 10 ppm, fluorescence in excess of 10 ppm से ज़्यादा होगा तो हार्मफुल होगा। देखो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तो 10 ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, तो ये भी गलत ही लग रहा है, तो इसका दोनों ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट, तो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। देखते हैं
स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। एक सेकेंड। फ्लोराइड आयंस इन एक्सेस ऑफ 10 ppm कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू द बोन्स। लेकिन 10 ppm बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो इसका आंसर या तो दूसरा सही है या फिर दोनों गलत है। देख लेते हैं, सी या डी में से कोई होगा। सॉरी, बी या सी नहीं, सी या डी में से कोई होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्लोराइड पानी में होना चाहिए, इतना तो पक्का है। 66 का डी दिया है, ठीक है। तो फ्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन होना चाहिए, कितना लिमिट है? देखो पहला वाला तो गलत है, ये तो पक्का ही था, क्योंकि टूथपेस्ट में भी होता है। अपना टूथपेस्ट उठा के देखना, उसमें मिल जाएगा। और फ्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन अबव 2 ppm कॉजेज ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ। एट द सेम टाइम 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 5 का एवरेज मान लो, इसके बीच में होना चाहिए, 5-6 के आसपास। तो 10 तक काम चल जाएगा। जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह मिलता है, तो 10 वाला सही था, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये गलत है, हमारा डी आंसर होगा इसका। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत ही मान के चलेंगे, क्योंकि आधा हम एलिमिनेट कर पाए थे बस। क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। इट जनरली increases as a person travels from pole to the equator। पोल से नीचे आ रहे हैं इक्वेटर, तो इंक्रीज होगा डाइवर्सिटी। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नीचे टेम्परेचर हमेशा एक सामान्य रहता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। जैसे हम ट्रॉपिक्स में सुनते हैं ना, इंडोनेशिया हो गया, अमेजोन हो गया, जो भी बड़े जंगल होते हैं ट्रॉपिक्स में ही हैं, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। बारिश हमेशा होती रहती है, तो सबको मिलता रहता है अपना खाने पीने का सामान। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द अर्थ। ट्रॉपिक्स के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा हाईली डाइवर्स हैं, होते तो हैं, लेकिन यार पानी वाला इससे भी ज़्यादा रहता है। तो पूरे धरती की बात कर रहे हैं, तो पानी के अंदर इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। देख लेते हैं हम। 67, एक सेकंड, 67 का सी दे रखा है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द अर्थ। देखो जो कोरल रीफ्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो मेरे हिसाब से वो भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का दिया है, ठीक है, आंसर सी लगा लेते हैं। लेकिन मुझे गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। बायोडाइवर्सिटी जनरली इंक्रीजेस, ठीक है, ये तो हमें पता है कि पोल से नीचे आएंगे इक्वेटर पे तो बढ़ेगा, तो पहला तो सही है, दूसरा क्यों गलत है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर इक्वली are known for their exceptionally high diversity, species diversity. These ecosystems cover less than 1/5 of the Earth's terrestrial area, but contains 50% of the world species. Largely tropical rainforest, जैसे कि अमेजन का दिया है। साउथ अमेरिका इज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। 40,000 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं यहाँ पे, 1,25,000 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स हैं। देखो मरीन इकोसिस्टम में जो होता है कोरल वाला, वहाँ सबसे ज़्यादा बहुत डाइवर्सिटी रहती है। तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना कि ज़्यादा डाइवर्स कौन है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर मरीन वाला, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की बात की थी इसने क्वेश्चन में। हाँ, और बायोडाइवर्सिटी ही लिखा है, केवल टेरेस्ट्रियल ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओलिएंडर एंड नीरियम फ्लावर्स। देखो ये बहुत जहरीले पौधे होते हैं, जैसे कि रोड के डिवाइडर के बीच में भी कहीं कहीं लगा रहता है, ये गुलाबी कलर का इसका फूल रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा जहरीला पौधा होता है। ये नेटिव है अमेरिका कनाडा वगैरह का, लेकिन भारत में भी कहीं कहीं पे दिख जाएगा आपको, उस वाले रीजन का। अमेरिका कनाडा में भी थोड़ा बहुत है, जो अफ्रीका का ये वाला मोरक्को वाला पार्ट, स्पेन के साइड में, वो वाले का ये नेटिव है। देख लेते हैं क्या पूछा है। स्टेटमेंट 1, कंजम्पशन ऑफ रॉ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दिस फ्लावर शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल जहरीला होता है ये। दे कंटेन अ कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड नेम्ड ओलिएंड्रीन दैट कैन इवन कॉज डेथ। सही है, मतलब जहरीला है, तो ये नाम से तो पक्का नहीं हमें, लेकिन ये जहरीला होता है पौधा, काफ़ी पॉपुलर है ये। तो इसका 1, 2 दोनों से ये पहला एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इसका दूसरा सही हो, ठीक है, इसका आंसर ये होना चाहिए। 68 का ये, ठीक है, ये कोई बना है देवोसम बोर्ड ट्रेवनकोर में, उन्होंने बैन कर दिया ये फ्लावर्स। दिखने में बढ़िया रहता है, इसको मेडिटेरेनियन का गुलाब भी कहते हैं। दिया नहीं है, अच्छा दिया है, देखो यहाँ पे डेजर्ट रोज दिया, मेडिटेरेनियन रीजन में होता है, तो वहाँ का गुलाब भी कहते हैं इसको। तो ये काफ़ी दवाइयों में भी यूज़ होता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में इसको यूज़ करेंगे तब दवाई का काम करेगा। फूल दे दिया किसी को, कोई गाय वाय मान लो किसी ने भी खा लिया, तो उसकी मृत्यु हो सकती है, बहुत जहरीला होता है, इसलिए बंद कर दिया होगा। अगला प्रश्न हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, with reference to the Commission on Crime Prevention, Criminal Justice, consider the following statement। पूछा क्या इसने? इट इज़ द फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हाँ ठीक है, देखो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स होते हैं, हमें पता है ये,
6 ऑर्गन्स, एक होता है यही वाला यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दूसरा होता है जनरल असेंबली, और एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यूएन सेक्रेटेरिएट होता है। तो जो इसका ये है ना, इसको स्कोप भी कहते हैं। तो ये देखता है जो सोशल और इकोनॉमिक फंक्शन होता है यूनाइटेड नेशन का। अब इसका ये एक कमीशन है, ये तो ये बात सही लिखा है इसने। तो ये कमीशन ये देखता है कि दुनिया भर में कहाँ पे क्राइम का क्या हिसाब चल रहा है, तो ये चीज़ ये देखता है, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस CCPCJ। तो ये स्कॉक का पार्ट है, तो ये बात सही है। इट इज़ हेडक्वार्टर, और जितने ये यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट हैं जो मैंने बताया, उसमें 6 के 5 सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। केवल एक जो ICJ है उसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड हेग में है, तो वो भी याद रखना। इट इज़ हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखो ये भी गलत दे रखा है, इसका हेडक्वार्टर है 3 जगह पे है इसका हेडक्वार्टर। जो CCPCJ है उसका 3 सब रीजनल हेडक्वार्टर है, तो एक है नैरोबी में, और एक है जिनीवा में, और तीसरा है वियना में। तो ये कोई स्विट्जरलैंड में तो कोई सा भी नहीं है, तो ये गलत ही हो जाएगा। तो इसका आंसर पहला होना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है यूएन बॉडी से। अगला क्वेश्चन पूछा, ये इसको मतलब नहीं आता है तो इसको टच नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को। अगला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख रखा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका हेडक्वार्टर देखो वियना, कमीशन इज बेस्ड इन वियना। अच्छा हाँ, वियना तो मैंने बताया था, इसका 3 सब रीजनल हेडक्वार्टर है ना, एक नैरोबी में, जिनीवा में, और एक वियना में है। वहाँ पे पीछे स्विट्जरलैंड लिखा था, तो इसलिए गलत हो गया था ये। और इसको वही यूएन का 6 में से एक पार्ट है, और उसके अंदर एक कमीशन है। अब इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस होता है, ये भारत में CBI इसका कनेक्टिंग बॉडी होती है, और 40 मेंबर स्टेट हैं इसमें, स्कॉक में, इकोसॉक में, और इनके रेगुलर सेशन होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना याद करना कि यूएन का 6 पार्ट होता है, और उसमें एक का ये कमीशन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर याद हो जाए तो कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो ये प्राय हम सोचते हैं कि हॉटस्पॉट होना अच्छी बात है, कुछ हिस्सों में तो मतलब कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन ये हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। जहाँ पे बुरी स्थिति चल रही होती है बायोडाइवर्सिटी की, उसको ही हॉटस्पॉट कहते हैं। उस हिसाब से हम देख लेते हैं। हिमालयाज देखो बिल्कुल वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट भी है, ईस्टर्न घाट नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बिल्कुल है, और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड ये भी है, सुमेरिया वाले पार्ट में आता है ये, तो ये ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन से वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के हिस्से हैं। तो थर्ड को मैं एलिमिनेट कर देते हैं सीधे, थर्ड एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एलिमिनेशन से हो गया। तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो हम तीसरा तो पक्का हमें पता है ना कि ईस्टर्न घाट नहीं होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है, ठीक है बिल्कुल। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं जो अपने यहाँ वहीं पे हो। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देने के लिए तीन क्राइटेरिया होती हैं, कि देखो यहीं से दिख रहा है ना कि 1500 स्पीसीज तो पहले आपके होने चाहिए खुद के वहीं के वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट कहने का मतलब कि जिसमें स्टेम होता है, ऐसे खड़ा रहता है पेड़, उसको कहते हैं। तो ये बात तो चलो अच्छी है। अब देखो नेटिव वेजिटेशन दे हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70%, तो ये बात तो बुरी है ना कि 70% लॉस हो गया हो तब जाके आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का टाइटल मिलेगा, तो ये बुरी बात है। दे मस्ट ऑल्सो हैव थ्रेटन एंड हैव 30% और लेस देन ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन, मतलब 100 में से 30% ही बचा आपका नेचुरल वेजिटेशन, तब भी मिलेगा आपको। तो ये हॉटस्पॉट होना उतनी अच्छी बात नहीं है। और भारत में देखो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हिमालयाज है, इंडो बर्मा रीजन वही नॉर्थ ईस्ट वाला, और बाकी श्रीलंका वाला ये वेस्टर्न घाट वाला, और सुंदालेन उधर इंडोनेशिया के साथ में जो अंडमान निकोबार हो गया, वेस्टर्न घाट श्रीलंका। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द रेन इज कंसिडर्ड एसिड रेन इफ इट्स pH वैल्यू इज बिलो। देखो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था ना ओशन एसिडिफिकेशन का, वहां पे देखा था हमने 7 से नीचे होगा pH तो एसिड होगा, ऊपर होगा तो अल्कलाइन या फिर बेसिक होगा। तो 7 तो हमारे ऐसे ही काट देंगे हम, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्योंकि एसिड रेन है, एसिड रेन में होता है H2SO4 HNO3 SO2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2SO4, और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ बनाता है नाइट्रिक एसिड। तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो 6.9 भी हम काट देंगे, 6.5 भी काट देंगे, क्योंकि ये माइल्ड एसिडिक होगा। तो इसमें हमारा बच जाएगा सिर्फ 5.6, तो यही होना चाहिए इसका आंसर। क्योंकि ये सब तो बिल्कुल न्यूट्रल या फिर माइल्ड एसिडिक है, तो थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर आपको हमने पढ़ा हो इन्वायरमेंट में, ताजमहल के ऊपर गिरा था तो फिर कोरोड हो गया था सरफेस, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपीजियम जोन बनवाया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम।
71 का ए है, ठीक है। 5.6 ये लॉजिकली भी हो जाएगा, वैसे भी अगर हम सोचे तो उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक यही नंबर था, और इससे नीचे एसिडिक हो जाएगा फिर तो जल नहीं लगेगा, ठीक है। और नॉर्मल रेनफॉल का भी टिपिकली बिलो 5.6 ये बता रहे हैं। एसिड रेन इसके, अच्छा नॉर्मल रेन का इससे ज़्यादा रहता है और उससे कम होगा तो एसिडिक हो जाए। देखो SO2 NO2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बना देगा H2SO4 और ये बना देगा NO3। अगला प्रश्न करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द गॉस लॉ इन इकोलॉजी। देखो ये 3-4 लॉ होते हैं, इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं। एक होता है एलेंस रूल होता है। एलेंस रूल ये कहता है कि अगर मैमल कोई कोल्ड टेम्परेचर में है तो उनका जो कान वान होगा ये छोटा होगा क्योंकि हीट लॉस कम होगा, ठीक है। एक होता है हमारा बिगमैन्स रूल, वो हमारा बताता है कि जितने हायर ऑल्टीट्यूड में या फिर जितने ऊंचाई पे जाएंगे तो हाइट कम होते जाती है ताकि हीट कम लॉस हो। तो देख लेते हैं गॉस रूल भी एक होता है इकोलॉजी में, ये बताता है कि दो स्पीसीज अगर compete कर रहे हैं आपस में तो रिसोर्स मतलब एक ही चीज के लिए अगर कोई दो स्पीसीज compete करें तो किसी एक को तो नुकसान हो ही जाएगा। इट स्टेट दैट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing फॉर सेम रिसोर्स कैनॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनिटली, वो हमेशा नहीं रह सकते हैं। तो यही होना चाहिए इसका गॉस लॉ। आगे देखते हैं। इट सेज द बॉडी ऑफ form or shape in linear in warm climates and more rounded shape compact in cold climate, ये नहीं है। it says the size of, ये भी कोई रूल होता है, याद नहीं आ रहा मुझे क्या है। it says that body size in large, ये तो वही वाला एलन वाला है। जैसे इसका एग्जांपल आता है वहाँ पे एक होता है चूहा आता है, उसका नाम कुछ है, तो वो चूहे के कान बहुत छोटे होते हैं, वैसे भी होते हैं छोटे लेकिन उसके विशेषकर भी कम रहते हैं। इट सेज दैट बॉडी साइज, ये तो हो गया। इट स्टेट दैट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर ऑलवेज कैरीज एन इकोलॉजिकल कॉस्ट, नहीं ये कुछ और रूल है। इसका यही होगा कि दो अगर सेम स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड, जैसे मान लो कि टाइगर है और लेपर्ड है, तो लेपर्ड तो एपेक्स प्रेडेटर नहीं है। एपेक्स प्रेडेटर वो होता है ना जो फूड चेन में सबसे टॉप पे हो, तो अगर उसके लेवल का कोई दूसरा भी है तो अगर उनका खाना अलग अलग नहीं बटा हुआ है, मतलब उसकी खाने की चीज अलग नहीं है, दोनों को मान लो हिरन ही खाना है, तो बहुत लंबे समय तक दोनों नहीं टिक सकते हैं, तो उसको गॉस लॉ वही बताते हैं इकोलॉजी का। 72 का देखते हैं आंसर। गॉस लॉ देखो यहाँ पे दिया है, एक्सपल्शन, एलेंस रूल भी दे रखा है इन्होंने, और बर्गमैन रूल जो मैंने बताया था कि हाइट पे जाने के बाद वो, इसका एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, व्हाइट टेल डियर। एक और होता है कोई रूल जो उनमें तीसरा ऑप्शन दे रखा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। थिकर देन द प्रेजेंट नियर इक्वेटर, जो हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे अगर हम तो जो चमड़ी होगी मोटी होगी, और ये ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। जैसे डॉग्स वगैरह भी होते हैं, उनका ज़्यादा फर होता है, देखा होगा, तो उनका स्किन भी थोड़ा मोटा होता है ठंड से बचने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोक्लाइन। इकोक्लाइन मतलब वो होता है कि अचानक से कॉन्टिन्यूस चेंज आने लगे अगर स्पीसीज कॉम्पोजिशन में, तो किसी भी इकोसिस्टम में, तो उसको इकोक्लाइन कहते हैं। देखते हैं। इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द स्पीसीज पॉपुलेशन इन एन इकोसिस्टम ड्यू टू डिजीज, नहीं डिजीज से नहीं, और अदर स्ट्रेस फैक्टर। वो चेंज होता है जब इकोसिस्टम या बायोम, तब भी होता है इकोक्लाइन। It is the drop in the quality of abiotic factor like air, water and soil in ecosystem, ये भी नहीं होगा। It is a zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another when there is no sharp boundary between the two, यही होगा। It is the maximum number of living organism in that area can sustain without degrading naturally, गलत है ये। तो कोई इकोसिस्टम, जैसे मान लो कि कोई जंगल है, अगर हम हिमालय साइड से नीचे आए तो हिमालय के बाद हम आते हैं उत्तराखंड में, देखते हैं थोड़ा बहुत जंगल रहता है, फिर हम आ जाते हैं बिल्कुल प्लेन में। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, वो जैसे कि ये मान लो उत्तराखंड है, ये इधर जा रहे हैं हम, नेपाल हो गया, तो यहाँ पे हम बहुत पहाड़ियाँ देखते हैं उत्तराखंड में, उसके नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पे सहारनपुर बिजनौर यहाँ पे ये सब आ जाता है, ये प्लेन इलाका हो जाता है तुरंत। तो जो ये जंगल से अचानक, पहाड़ से जंगल, जंगल से अचानक प्लेन आ रहा है, इसको ट्रांजिशन को हम कह सकते हैं कि इकोक्लाइन हो रहा है यहाँ पे। तो यही दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ जीव जंतु हमें मिक्सचर भी मिलेगा, कुछ ऐसा भी मिलेगा जो ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अरे एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, अगला करते हैं। क्वेश्चन 73 का सी है, ठीक है। इकोक्लाइन इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, ठीक। अगला प्रश्न हम करते हैं। इसको एज इफेक्ट में कहते हैं। एज इफेक्ट में वही होता है कि कई सारे मिक्सचर मिल जाते हैं जानवरों के, ऊपर वाले भी यहाँ पे आते रहते हैं, नीचे वाले भी आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया रिलीज इट्स डिस्टिंक्ट पॉलिसी फॉर टैकलिंग मरीन पोल्यूशन रिसेंटली। पता नहीं, ऐसा होता तो पता तो रहता है यार, मरीन पोल्यूशन से रिसेंटली कोई ऐसा तो आया नहीं है। स्टेटमेंट सेकेंड, इंडिया इज सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन।
भारत सिग्नेटरी है, ये तो ठीक है, लेकिन भारत ने कोई नया पॉलिसी ले आया है ये नहीं पता मुझे। तो ये तो ऐसे ही काट देंगे हम। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकेंड बोथ आर करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये हो सकता है, तो बी हो सकता है, या तो इसका पहला इज करेक्ट, पहला तो नहीं करेक्ट लग रहा है मुझे, स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, या इसको डी हो सकता है, बी या डी में से कोई होगा, देखते हैं। इसका आंसर डी दे रखा है, ठीक है। तो मतलब भारत ने पॉलिसी कोई ऐसा कुछ लेके नहीं आई है, ठीक। देखो मारपोल क्या होता है, मारपोल है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑन पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। तो जो नाव से अगर कोई प्रदूषण होता है तो उसके लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि इसके रूल्स सभी लोग फॉलो करेंगे। भारत ने इसको साइन, ये 1973 में आया, भारत इसका सिग्नेटरी है, ये तो चलो ठीक है, तो पता है हमें, लेकिन भारत इसके लिए कोई अभी तक डिस्टिंक्ट पॉलिसी लेके आया नहीं था। हाँ, तो 2009 में कोई मर्चेंट शिपिंग रूल्स आए हैं, उसके बाद से कुछ इस पर विशेष काम हुआ नहीं है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रूल्स, मतलब इस पर अभी कोई नया काम नहीं हुआ, तो इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाता है। और मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन की फैक्ट की क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मेक्स 80% ऑफ द मरीन पोल्यूशन, ठीक है। अब इसको तो रिवर्स कर दिया, जैसे प्लास्टिक वेस्ट से आते हैं ना, स्ट्रॉ वगैरह होती हैं, तो उससे प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो यूएस में भी जो डोनाल्ड ट्रम्प की नई सरकार बनी है, उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में मतलब सबके परेशानी हो रही है। तो अराउंड 10 से 8 मिलियन टन तक प्लास्टिक वेस्ट हर साल डंप होते हैं ये ओशन में। चलो ठीक है, ये सब तो पता ही है। अगला प्रश्न करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ वल्चर आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। रेड हेडेड वल्चर, देखो भारत में वल्चर्स की शायद 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, 9 या 10, 9 है शायद। तो उनमें से सारे नहीं है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 3 या 4 है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और उसमें रेड हेड वल्चर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड करने का मतलब कि इनका कहानी खत्म होने के करीब में है, लीस्ट कंसर्न से, अरे सॉरी, मतलब एंडेंजर्ड होने के बाद अब ये फिर खत्म ही हो जाएंगे कुछ समय बाद, अगर इनका नहीं संरक्षण होगा। तो इनके लिए कोई चला भी रही है सरकार, राज्य सरकारें कुछ स्कीम बचाने के लिए। तो ये रेड हेड वल्चर है। देखो हिमालयन वल्चर का संख्या कुछ ठीक ठाक है, तो ये लिस्ट एंडेंजर्ड में नहीं आएगा, तो दूसरा हम काट देते हैं। स्लेंडर्ड बिल वल्चर ये भी आएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। वाइट रम्ड वल्चर ये भी आएगा। मैं इसका लिस्ट भेज दूंगा, 9 या 10 होते हैं टोटल, और उसमें जो उनका कंसर्न है ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर चैनल में कहीं पे ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें मैं भेज दूंगा इसका लिस्ट पूरा, और कौन सा का क्या स्टेटस है वो भी उसमें होगा। तो हिलवाई, इसको दूसरे को हम काटते हैं, दूसरा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। देखो हम दूसरे को अगर एलिमिनेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। पूरा सभी का नहीं बताता, लेकिन हिमालयन वल्चर है, उसका जनसंख्या अभी ये कुछ दिन पहले वहां पे मिला भी था महाराष्ट्र में हिमालयन वल्चर, तो इसका नंबर सिग्निफिकेंट ठीक ठाक है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए फिर एलिमिनेट करके। बहुत अच्छे, 75th का डी है, ठीक है। अब वल्चर देखो ये स्कैवेंजिंग बर्ड होती है, मतलब कि मरी हुए चीज़ों पे जिंदा रहते हैं। ऐसे में सुना होगा ना कि गिद्ध जैसे बैठे हुए रहते हैं लोग, कब ऐसा हो, तो ये स्कैवेंजिंग बर्ड ऑफ प्रे है। और ये काफ़ी मतलब फूड चेन को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी होता है। देखो गाइपस इंडिकस, ये तो भारत का अपना प्रजाति है, इसके नाम में इंडिकस है। तो ये देख लेना, देखो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये वाला, और रेड हेड वाला भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हिमालयन वल्चर ये नहीं है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड है ये, और मतलब उससे थोड़ा इसका स्थिति ठीक है। स्लेंडर्ड बिल्ड वल्चर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और वाइड रम्प्ड वल्चर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसका लिस्ट में पूरे, इससे ज़्यादा भेज दूंगा मैं, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंजर्वेशन रिजर्व्स इन इंडिया। Conservation reserves in India. The concept of conservation act was first introduced in Biodiversity Act of 2002. नहीं, ये बात गलत है, ये आया था 1972 वाले में, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो इसको हम काट देंगे यहीं पे। कंजर्वेशन एरियाज आर कम्प्लीटली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बात ठीक है। देखो यहाँ पे सरकार अनुमति दे सकती है, जैसे मान लो किसी का वहाँ पे, जैसे कि हम जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी देखें, तो किसी किसी का खेत इधर रहता है जो नो मैंस लैंड है, तो गेट यहाँ पे खुलता है, लोग खेती करके आते हैं, फिर वापस चले आते हैं, इधर से भी ऐसा होता है। तो ये जमीन जिसकी पुश्तैनी होगी वो उसको मानती है सरकार की उसका है, तो उसको काम करने दो। तो ऐसा कंजर्वेशन एरिया में भी होता है, सरकार ऑन तो करती है, लेकिन आपको अगर कुछ काम करने जाना है जिसकी भूमि है वो जा सकता है, तो ये बात सही है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर कम्प्लीटली बैंड इन ऑल टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन एरिया।
कंप्लीटली बैंड तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया खेती करने भी जाते हैं लोग, तो इसको हम काट देंगे ऐसे ही। तो इसका आंसर दूसरा से ये पहला गलत है, पहला तो 1972 वाला है, तो इसका आंसर ओनली वन हो जाएगा। फिर आंसर देखते हैं हम। 76 का आंसर ए है, ठीक है। कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व इन एरिया डिनोटिंग प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। देखो 1972 से बना है, तो इसलिए वो गलत हो गया था, वहाँ पे 2002 लिखा है। और 2002 ने 86 लिखा था शायद ना वहाँ पे। 2002 में तो अमेंडमेंट हुआ था इसमें। प्रोटेक्टेड एरियाज आर designated as conservation area if they are uninhabited completely owned by the government of India। और सब्सिस्टेंस के लिए लोग जा सकते हैं यहाँ पे। कम्युनिटी रिजर्व इज यूजुअली फाउंड बाय द लोकल विलेज काउंसिल एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं। तो यहाँ पे लोगों का इंटरफेरेंस रहता है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। पॉल्यूटेंट दिया है आर्सेनिक और ब्लैक फुट डिजीज, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक फुट डिजीज देखो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये वेस्कुलर डिजीज होता है, मतलब दिखता भी बहुत बुरा है, फोटो चाहो तो देख लेना। तो ये होता है ज़्यादातर जहाँ पे आर्सेनिक का एक्सपोजर रहता है, पानी में आर्सेनिक हो या फिर कैसे भी एक्सपोजर हो आर्सेनिक का, तब हो जाता है। और ये पूरे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को खराब कर देगा, ब्लैडर, लंग्स, कैंसर भी हो सकते हैं इससे, तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ये सही आर्सेनिक। कैडमियम का इताई 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 तो मतलब इसका जापानीज में मतलब ही होता है आउच आउच। इताई इताई ट्रांसलेशन इसका लिटरली जापानीज में आउच आउच होता है, तो मतलब लोगों की हड्डियों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, हड्डियों में या फिर किडनी में भी दिक्कत हो सकती है, तो लोग दर्द होगा तो आउच आउच करेंगे, उसी से इसका नाम पड़ गया था इताई इताई। और नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चे इसमें छोटे जो नीले पड़ जाते हैं, ये नाइट्रेट से होता है, एक्सेस जो शरीर में अगर नाइट्रेट चला जाता है। तो तीनों ही सही है इसका, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक सेकंड में पानी पी लो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 77 था ना, 77 का आंसर क्या दे रखा है? 77 का सी दे रखा है, मतलब ठीक है। आर्सेनिक देखो क्रोनिक एक्सपोजर रहता है, मतलब अगर लंबे समय तक हमारा एक्सपोजर हो आर्सेनिक से, भारत में भी जैसे राजस्थान वगैरह में पानी में कहीं कहीं आर्सेनिक मिला है, तो बहुत खतरनाक होता है, ब्लैक फुट डिजीज होता है। ये हुआ था अभी शायद ताइवान में, इसका ज़्यादा है वो मतलब असर आर्सेनिक डिजीज़ का, ताइवान में या फिर उधर के देशों में है। और नाइट्रेट का हमने देखा ही, एक्सेस नाइट्रेट अगर ड्रिंकिंग वाटर में हो तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, बच्चे नीले पड़ जाते हैं। और इसमें क्या है, ये आर्सेनिक वाला याद रखना है, ताइवान का एंडेमिक डिजीज़ है ये, जो ब्लैक फुट डिजीज़ है। और कैडमियम का रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर, इताई इताई डिजीज, बोन डीकैल्सिफिकेशन, देखो हड्डियों में दिक्कत हो रही है इसमें। अगला प्रश्न करते हैं, ये भी जापानीज मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 78, विद रेफरेंस टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन कंसीडर द फॉलोइंग। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, अगर बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, तो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन बिल्कुल होगा। लोअर रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस एज सच एज ड्रॉट, हाँ अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है तो अगर वहाँ पे सूखा पड़ जाता है तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है भी। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन डिजीज साइकिल, बीमारियां भी बढ़ सकती है, जैसे अफ्रीका वगैरह में कहीं पे ऐसा हमने देखा भी है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑल 3 होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही पड़े, आंसर देख के निकल जाएंगे आगे। 78 का सी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी नुकसान करेंगे देखो तो उसका हम पे बुरा असर पड़ेगा, ये भी इन्होंने पूरा कहानी लिख रखा है, चाहो तो पढ़ लेना, मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ पॉज करके, चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा हम पढ़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द टर्म बायोपायरेसी। देखो बायोपायरेसी होता है कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा ज्ञान है जो आपके पास नहीं है, और आप वहाँ पे चुपके जाएं, छुपा के कुछ प्राकृतिक ज्ञान लेके आ जाएं और उसको फिर पेटेंट करा लें। जैसे कि भारत में यूएस से नीम के पत्ते का यहाँ पे कब से दवाइयाँ बनती हैं, क्या क्या होता है, लेकिन भारत ने उसको पेटेंट नहीं कराया, यूएस ने उसको पेटेंट करा लिया, यूएस के किसी फर्म ने। और अब कुछ नीम का काम होगा तो वो उनका नाम होगा, पैसे भी देने पड़ सकते हैं उनको। तो इसको कहते हैं बायोपायरेसी। है तो चीज़ किसी और का और यूज़ कर रहा है कोई और, मतलब है किसी और का, चाहता तुझे कोई और है, वैसे बात हो गया। तो बायोपायरेसी की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम, इट इज़ इलीगल ट्रेड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये तो वो हमने देखा था ना रोटरडेम वाला, जो नहीं रोटरडेम तो हजार्डस वेस्ट का था, इसका हमने देखा था ऊपर जेनेटिक वाला कुछ और था, तो ये गलत है। इट इज़ द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ फॉर कमर्शियल गेन। देखो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इंडिजीनियस,
तो मतलब कहीं का लोकल है और कोई और यूज करे, तो ये हो सकता है इसका आंसर। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ 3D मिनिएचर, कुछ नहीं है ऐसा। इट डिस्क्राइब्स द अनएथिकल सोर्सिंग ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। अनएथिकल सोर्सिंग इंडिजीनियस, ज्यादा सही देखो बी या डी में से कोई लग रहा है, तो ज्यादा सही तो मुझे बी ही लग रहा है, क्योंकि बायोलॉजिकल रिसोर्स कमर्शियल गेन की बात करें ना। और इसका बढ़िया एग्जांपल नीम लिख देना, अगर मेंस में कभी पूछे तो नीम भी हो सकता है, टर्मरिक हो सकता है, और भी इसके कई सारे एग्जांपल हैं जिन्होंने यूज किए हैं विदेशियों ने। आंसर देखते हैं, इसका आंसर भी होना चाहिए। 79 का भी देखो, बायोपायरेसी का डेफिनेशन लिख दिया, इलीगल कलेक्शन एंड पेटेंटिंग ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल्स बिलोंगिंग टू ओरिजिनली बिलोंगिंग टू द अदर कम्युनिटी, स्टेट और नेशन इज कॉल्ड बायोपायरेसी। पेटेंटिंग करा के लोग अपना बना लेते हैं उसको। अब इसका एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, इलीगल ऑथराइज यूज ऑफ प्लांट एनिमल एंड और देयर प्रोडक्ट्स, इलीगल और अनऑथराइज यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। अब भारत इसके लिए बहुत प्रोएक्टिव हो गया, अब भारत भी पेटेंट कराने लगा है, नहीं तो पहले तो बहुत नुकसान हो गया। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 हो गया, 80 से करना है 88th। विद रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑफ elephants, consider the following statement: the government of India launched project elephant in 1992 as a centrally sponsored scheme। हाँ ठीक है, 1992 में आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों को बचाने के लिए, तो ये सही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। साइट्स स्टेब्लिश द मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है, ये आप शंकर में भी पढ़ते हैं, या फिर जहाँ पे भी इन्होंने पढ़ते हैं हाथियों का आता है, तो यहाँ पे आता ही है माइक और साइट्स का रिलेशन, ठीक है ये। द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एशियन एलिफेंट अलायंस। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, एशियन एलिफेंट अलायंस वही एशिया में हाथियों का संरक्षण के लिए काम करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका मेंबर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर ऑल थ्री। अगर हम नहीं भी आता है तो इसको हम सिर्फ इतना पता है कि भारत में हाथियों के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको हम कर लेंगे ऐसे ही, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 2 टाइप के हाथी होते हैं देखो, एक होता है एशियन एलिफेंट और दूसरा होता है अफ्रीकन एलिफेंट। अब इसमें जो फर्क होता है, एशियन एलिफेंट जो होती है, इनमें जो इनका साइज होता है वो नॉर्मली उसके अफ्रीकन से छोटा होता है, और इसमें जो टस्क होता है ना, जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो जो टस्क होता है वो केवल ज्यादातर मेल्स में होता है, ज्यादातर क्या मोस्ट हमेशा एशियन एलिफेंट में, और वही अफ्रीकन में मेल और फीमेल दोनों के टस्क होता है और उनका साइज बड़ा होता है। और भी कई सारे फीचर्स हैं आंखों में और पैटर्न में भी, तो ये 2 मेजर फीचर्स होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम, 80th का सी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन कुछ एक्स्ट्रा होगा तो ही पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। ये इंडेंजर्ड है, और इस पे हाथी पे क्वेश्चन पूछ चुका है, हाथी का जेस्टेशन पीरियड पे क्वेश्चन पूछा था एक बार यूपीएससी में, और ये बताया था कि इनका लीडर होता है, मैट्रियार्क फैमिली होती है, मतलब इनका लीडर मादा होती है हाथी, जो सबसे एल्डर होती है, और ये ग्रुप में ही चलते हैं, और जो बच्चे बड़े जाते हैं, मेल जो चाइल्ड होता है वो बड़ा हो जाता है, तो फिर ग्रुप से वो चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर इनका ग्रुप साथ में ही चलता है। तो इस पर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, तो देख लेना। अब एलिफेंट कॉरिडोर बन रहे हैं ताकि हाथियों को दिक्कत ना हो, मिटिगेटिंग ह्यूमन एलिफेंट, ये चलो मेंस के लिए है। अब माइक प्रोग्राम क्या होता है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम है, एनिमल्स को ट्रैक और कॉम्बैट इनका इलीगल किलिंग को रोकने के लिए, विशेषकर हाथियों के लिए। 2002 में साइट्स ने इसको शुरू किया है, और इनका काम मॉनिटर, आइडेंटिफाई, प्रोवाइड, ठीक है। एशियन एलिफेंट अलायंस 2007 में बना है, भारत का वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इसका मेंबर है, और क्या है इसमें, इसका मेंबरशिप का बेनिफिट है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विद रेफरेंस टू द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2022, देखो ये हमने ऊपर कई क्वेश्चन किए हैं और WPA के, तो वो 1972 में जो बना था उसका अमेंडमेंट 2002 में भी किया हुआ इन्होंने, फिर 22 में किया है। 22 में किया इन्होंने, जो पहले 6 शेड्यूल होते थे ना, उसको इन्होंने उसको घटा के 4 कर दिया है, और वो 4 याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये तो रिसेंटली हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। शेड्यूल 1 एनिमल स्पीसीज विद, देखो इन्होंने 4 बनाए ना, तो शुरू वाले में पहले में जो बहुत जरूरी जानवर हैं, जो जैसे कि टाइगर वगैरह हो गए, तो उनको रख दिया इन्होंने। दूसरे में जो उससे कम थे, जानवर ही थे, एनिमल्स ही थे, उनको रख दिया। तीसरे में जो प्रोटेक्टेड प्लांट्स हैं, जैसे कि नील कुरिंजी फ्लोर हम देखते हैं ना, वो पहाड़ों में होता है 12 साल बाद, उनको रख दिया, जैसे हल्दी हो गया, ये सबको रख दिया तीसरे में। और चौथे में जो उतना जरूरी नहीं है प्लांट्स, लेकिन साइड्स की लिस्ट में है, जैसे कि मेहोगनी हो गया, उसको रख दिया। पढ़ लेते हैं हम। पहला शेड्यूल एनिमल स्पीसीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, बिल्कुल ठीक है। सेकंड शेड्यूल प्रोटेक्शन, देखो प्लांट की बात करें ना, सेकंड में हमें पता है कि जो लीस्ट, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट एनिमल है उनको रखा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अब याद करना इजी है वैसे, शुरू वाले 2 प्लांट्स एनिमल्स के, लास्ट के 2 प्लांट्स के। स्पीसीज 3 स्पेसिमेन लिस्टेड इन द अपेंडिसेस ऑफ साइट्स अंडर साइट्स, तो ये 4th वाला है जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट प्लांट है।
और फोर्थ में क्या बचा, एनिमल स्पीसीज। फोर्थ की बात करें तो प्लांट की बात होगी, एनिमल को देख के हम काट देंगे, तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंटरचेंज कर दिया है ऊपर नीचे, देखो ये वाला होना चाहिए प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज का, ये हो जाएगा तीसरा। शेड्यूल सेकंड का हो जाएगा ये हो जाएगा, और शेड्यूल फोर्थ का हो जाएगा ये, तो सब ऊपर नीचे कर दिया है। और पहला केवल सही देते, ओनली वन पेयर इज करेक्ट आंसर। देखते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बता ही दिया मैंने, तो उससे ज़्यादा क्या ही होगा। शेड्यूल 1 में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे, अच्छा फोटो दिया है, फोटो से देख लेते, देखो यहाँ पे टाइगर दिया है, ये 1 में है, और कुछ दूसरे जीव जंतु हैं वो सेकंड में है, जैसे कि निकोबार श्रेव, फ्लाइंग फॉक्स, और तीसरे में ज़रूरी पौधे हैं, और फोर्थ में जो साइड्स के अंदर प्लांट आते हैं, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं होगा नहीं जाओ तो लिख लेना, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, डेडा मेथड। देखो डेडा मेथड ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये छत्तीसगढ़ में एक ट्राइब होती है कोई, वो लोग इसको यूज़ करते हैं कि जो पौधे के सीड्स हैं उसको बचाने के लिए, जैसे उनका ये मान सकते हो सीड बैंक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है सीड्स को प्रिजर्व करने का। एक वहाँ पे म्यूरिया ट्राइब करके छत्तीसगढ़ में होती है, म्यूरिया ट्राइब, ये इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, इसमें राख वाख, जैसे सीड है उसमें राख वाख का लेप लगा देंगे, फिर उसको एक कोटिंग में बंद करेंगे, फिर उसको पत्ते में टाइट पैक करेंगे, और फिर वो रख देंगे। इसका फोटो देख लेना, ज़्यादा याद रहेगा इमेज देखने से। पढ़ते हैं क्या दिया इसमें, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, गलत बात। टेक्निक फॉर इको फ्रेंडली प्रिजर्विंग ऑफ सीड्स यूजिंग नेचुरल मटेरियल, ये हो सकता है। न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एनहांसमेंट, गलत। फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूजिंग लोकल सोर्स मटेरियल, भी गलत है, आंसर इसका भी होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होगा अगर तो। डेटा मेथड होता है ट्रेडिशनल, ठीक है, ये तो पता ही हो गया हमें। 5 किलो तक ये सीड इकट्ठा कर सकता है, और काफ़ी समय तक। सियाली लीव्स, ये याद रखना, सियाली लीव्स भी पूछ सकता है, जो पत्ते का आउटर लेयर बनता है वो सियाली लीव्स का ही रहता है, सॉरी फर्स्ट लेयर रहता है, और बाद में कुछ जालीनुमा रहता है। फोटो देखा था मैंने, वो याद है मुझे, ये न्यूज़ में था। और एडवांटेज ऑफ डेटा मेथड, इसके एडवांटेज यही है कि मतलब हम सीड प्रिजर्व उसी लिए तो करते हैं कि प्रोटेक्शन है पेस्ट ऑफ वर्म से, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन ऑफ पल्सेस, मतलब उसका भी ये दाल का बीज वीज रखते होंगे, क्या पता, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम बीन्स, ठीक है, ग्रीन ग्राम। तो ये याद रखना कि ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब है, डेटा मेथड इनका काम है, और जो सियाली पत्ते से बचाते हैं उसको, और ट्राइब का नाम म्यूरिया ट्राइब है, इतना याद रखना, बाकी ठीक है, नहीं भी पता रहे तो इतने में हो जाएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83, रिसेंटली जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो वेर रिलीज बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। देखो इसका आंसर है जिबूती, क्योंकि जिबूती में ही अभी मलेरिया के केसेस बढ़े थे, और मलेरिया काफ़ी बड़ा एक समस्या है पूरे अफ्रीका के देशों में, लेकिन जिबूती ने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसमें यही होता है कि जो एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है ये मलेरिया। तो जो ये मॉस्किटो होता है, इसका जो डिजीज कॉजिंग वाला हिस्सा है उसको चेंज कर देंगे ये, और ये फिर फर्टाइल, मतलब अगला पीढ़ी इनका हो ही नहीं पाएगा जो ये मच्छर होता है, क्योंकि ये फीमेल मॉस्किटो से ही होता है ये, तो फीमेल मॉस्किटो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है जब जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो एक बार रिलीज कर देंगे तो वैसे एथिकली देखा जाए तो खराब है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है तो करते हैं लोग। तो जिबूती हो गया इसका आंसर। जिबूती के विषय में एक और बात बहुत खास है, ये एक ऐसा एकमात्र ऐसा शायद देश है जहाँ पे 8-8 देशों के अलग मिलिट्री बेस हैं, रशिया से लेके चाइना सबके हैं, भारत भी कोशिश कर रहा है कि बना ले, रशिया का नहीं है यहाँ पे, लेकिन यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मन, मतलब सभी 8 बड़े देशों के यहाँ पे है, भारत का भी है नहीं, भारत कोशिश में लगा है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है जिबूती, आंसर देख लेते इसका 83 का आंसर ए है, ठीक है, जिबूती। अब ये फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम पूछा है, देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा, पिछली बार इन्होंने पूछा था ना वोल्बाचिया मेथड, वो भी मॉस्किटो से रिलेटेड था, तो देख लेना इसको। अगला प्रश्न करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ऑयल स्पिल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आयोनिक एलिमेंट फ्रॉम रेडियोएक्टिव वेस्ट। अब क्या पूछा, हाउ मेनी अबव आर द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड विद बायो रेमिडिएशन टेक्निक। अच्छा, बायो रेमिडिएशन हमने ऊपर भी किया, देखो बायो रेमिडिएशन नाम से ही पता चल रहा है कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स का यूज करके रेमेडी कर रहे हैं, किसी चीज का उपचार कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फिर फंजाई वगैरह का यूज करके अगर कंटेमिनेशन को रिमूव करते हैं या फिर पोल्यूशन को रिमूव करते हैं, उसको बायो रेमिडिएशन कहते हैं। तो ऑयल स्पिल जब हो जाता है तो भी हम यूज कर सकते हैं बायो रेमिडिएशन। वेस्ट, इसको हमने ऊपर क्वेश्चन किसी में किया हो, लेकिन शायद वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं हम, अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया रिलीज करते हैं पानी में जो कि डिकम्पोज करते हैं उसको, तो हो सकता है ये। अब यहाँ पे
मेन चीज़ें क्या होती है कि राइट टेम्परेचर चाहिए होता है और वो जो न्यूट्रिएंट चाहिए बैक्टीरिया को काम करने के लिए वो चाहिए होता है। तो अगर ये सब हो तो आयोनिक एलिमेंट फ्रॉम रेडियोएक्टिव वेस्ट को भी वो डिकम्पोज कर सकते हैं। अभी तो प्लास्टिक को भी डिकम्पोज करने के लिए एक बैक्टीरिया कोई जम आ गया है। इस पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया था कुछ टाइम पहले, देखना चाहो तो देख लेना। एक होता है माइक्रो रिमीडिएशन भी होता है एक। तो जहाँ पे भी माइक्रो शब्द आ जाए ना तो समझ जाना कि ये फंजाई की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि फंजाई का यूज करके बायो रिमीडिएशन होता है। और इसके और भी आते हैं बहुत सारे तरीके, बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन, इंटेंसिटी। हमने ऊपर क्वेश्चन किया हुआ था, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना अगर चाहो तो। वैसे आवाज़ तो है नहीं, क्या ही बताऊँ मैं। तो इसका आंसर वही हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा इसका आंसर सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 84th का सी, ठीक है। बायो रिमेडिएशन मैंने बता दिया कि कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करके उनको बिल्कुल तोड़ देना पोल्यूशन को, तो फिर खत्म हो जाता है वो। इसका एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, फैमिली ऑफ स्यूडोमोनास, अनदर बैक्टीरिया लाइक एल्केनिक्सोवोरैक्स, निकोवोरैक्स, नीवोरैक्स, मिथाइलोसेला सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है यार, याद नहीं होगा ये नाम ऐसे भी। अब जेनेटिकली इंजीनियरिंग यूज करते हैं पोल्यूशन कम, ये बायोटेक में भी आता है ये ऐसे वाले क्वेश्चन। जैसे कि देखो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स, अरे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो टोल्विन को डाइजेस्ट कर जाए, मरकरी तक को, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। अगला प्रश्न करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 85। विद रेफरेंस टू द लेक इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The littoral zone is the zone that is farthest from the shore of an aquatic ecosystem। farthest नहीं होता, लिटरल जोन सबसे पास में होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा है, ये है जमीन है और इधर पानी है, ठीक है। तो ये वाला जो जोन होता है जो पास में होता है इसको लिटरल जोन कहते हैं। तो ये तो फारदेस्ट लिखा है, ये गलत हो गया। द प्रोफंडल जोन हैज कैरेक्टरिस्टिकली लो टेम्परेचर ड्यू टू मिनिमल सनलाइट पेनिट्रेशन। प्रोफंडल जोन जो नीचे होता है, जैसे कि थोड़ा डेप्थ में होता है, तो यहाँ पे थोड़ा कम सनलाइट जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिकली यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे होता है उसको बेंथिक जोन कहते हैं। तो ये बात पहली वाली गलत हो जाएगी, दूसरी वाली सही हो जाएगी, तो आंसर इसका भी हो जाएगा टू ओनली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 85th का भी, देखो ये भी दिया उसमें शंकर है इसमें। तो लिटरल जोन होता है सबसे जो क्लोज होता है शोर का। इसको देखो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है प्रोफंडल जोन, और इसको याद करने का मैंने कैसे याद किया वो तरीका बता देता हूँ। देखो लिटर, हम जैसे मान लो समुद्र किनारे जा रहे हो, तो वैसे तालाब वाला आपकी बात कर रहा है, लेकिन ऐसे हम सोचें घूमने फिरने जाते मान लो तालाब के पास में, तो लिटर कहाँ, कचरा कहाँ फेंकेंगे अगर कुछ खाए पिएंगे। यूजुअली भारत में ऐसा है सिचुएशन, सिविक सेंस नहीं है, लेकिन इसको याद करने के लिए हम करें तो लीटर कहाँ करेंगे, जो किनारे पे ही करेंगे ना, जहाँ पे खाए पिएंगे। तो लीटर देखो जो सबसे पास में रहेगा वो होगा लिटरल जोन। अब देखते हैं प्रोफंडल जोन। देखो प्रोफंडल जोन का कर लो प्रफुल्ल, मतलब प्रफुल्ल मतलब क्या था, बहुत खुश। तो जो मान लो किसी को बिल्कुल ठंडा माहौल मिले, एकदम आराम से सो रहा हो ठंडे में, तो जो नीचे होगा और ठंडा होगा वो होगा प्रफुल्लित माहौल में। तो ये होगा प्रोफंडल जोन नीचे होगा। तो याद करने का तरीका है अपना कुछ बना लेना, अगर ऐसे याद हो जाए तो भी अच्छी बात है। ये तो याद हो जाएगा, लिटरल बहुत आसान है ये तो। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन। देखो एक होता है कंजर्वेशन, दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है इन सितु, एक होता है एक्स सितु। अगर जहाँ पे है एनिमल का अपना रहने का हैबिटेट, वहीं पे अगर कंजर्वेशन होता है उसको इन सितु कहते हैं। अगर वहाँ से दूर हट के करते हैं या कहीं और पे करते हैं, कहीं पे भी, तो उसको एक्स सितु करते हैं। अब ये एक्स सितु की बात कर रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन देखो ह्यूमन मेड होता है, ये मनुष्य बनाते हैं, तो बोटेनिकल हो गया हमारा एक्स सितु। रिजर्व फॉरेस्ट ये जहाँ पे होता है वहीं पे होता है, तो ये तो इन सितु हो गया। जीन बैंक मनुष्य बनाता है, तो ये हो गया एक्स सितु। प्रोटेक्टेड एरियाज ये तो जहाँ का होता है वहीं का होता है। तो दूसरा और चौथा को हम एलिमिनेट करेंगे। और क्रायो प्रिजर्वेशन वही होता है जो हम जीन बैंक वगैरह करते हैं, या फिर मतलब लेबोरेटरी में करते हैं, उसको कहते हैं। तो ये भी लो टेम्परेचर मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस के बाद ही होता है ये। तो 1, 3 और 5 इसका एक्स से तो कंजर्वेशन होगा 1, 3, 5, ठीक है। अगर हम दूसरे चौथे को एलिमिनेट भी कर देते तब भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें पता ही है तो क्यों एलिमिनेट करें हम। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, और इसमें कुछ पढ़ने का है नहीं। इन सितु एक्स सितु हमें पता ही होता है, नहीं पता होते तो इसको पॉज करके पढ़ लेना, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। और यहाँ पे देखो डायग्राम बना रखा है, फ्लो चार्ट। इन सितु में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, एक्स सितु में जो भी हम मनुष्य द्वारा किया गया काम होता है वो होता है। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पॉलिसी द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 87 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड। देखो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया था 88 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये गलत है,
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88, हाँ 88 में आया था, तो यही हो जाएगा 88 वाला ही। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। इस पर हमने पिछले हिस्ट्री वाले टेस्ट में कोई क्वेश्चन किया था, वो महाराष्ट्र का कोई था क्वेश्चन जिसमें चौकीदारी टैक्स वाला था, उसमें ये आया था, विरोध हुआ था महाराष्ट्र में। तो ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का हिस्सा तो नहीं है, 88 में आया है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का पार्ट था ये। इसमें यही होता है कि लोगों को एंगेज करना रहता है कि सब मिलजुल के जंगल बचाएंगे तो हम भी बचे रहेंगे। बाकी उनको यूज़ करने की आज़ादी रहती है, फॉडर वगैरह वो ले सकते हैं, फ्यूल, टिम्बर वुड वगैरह। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, देखते हैं। 87th का आंसर भी है, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पार्टिसिपेटरी अप्रोच होता है फॉरेस्ट गवर्नेंस का, मतलब जन भागीदारी कराना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास जैसे। तो फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, और जिसका की एलिमेंट होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान होता है, बेनिफिट शेयरिंग कैपेसिटी। बेनिफिट शेयरिंग वही हो सकता है कि आप अपने यूज़ के लिए कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हैं जंगल के लिए बिना हानि पहुंचाए। कोलेबरेट, इससे ये भी रहता है कि जंगल वालों को लगता है कि हमारा जंगल है तो सुरक्षा भी करते हैं, कोई अगर पोचिंग हो रहा है, किलिंग हो रहा है तो बता भी देंगे वो। तो ये 88 में हुआ था, ठीक है, 1988 में। अगला प्रश्न करते हैं, शायद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। Which of the following among the following best describes the term नेक्टॉन्स in aquatic ecosystem। देखो नेक्टॉन वो होता है ना कि जो धारा प्रवाह के विरुद्ध भी जा सके, ऐसा कोई कुछ भी ऐसा जीव जंतु है जो धारा के विरुद्ध भी जा सके, उसको नेक्टॉन कहते हैं। these are organism living at एयर वाटर इंटरफेस, नहीं इनको नेक्टॉन नहीं कहते, इसको कुछ कहते हैं, इनको कुछ और कहते हैं, इसका कुछ नाम है, जो एयर वाटर इंटरफेस पे रहते हैं। जैसे कोई एक और होता है ना, जैसे कि मनुष्य अगर किसी का डूब के मरने के बाद, डूब के कोई मरता है तो उसके अंदर चले जाता है, तो जब भी फॉरेंसिक जांच होती है तो उसको, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो उसकी जांच करते हैं। उसका नाम नहीं याद रहा मुझे, ए से समथिंग करके है, ऐसे ही नाम उसका भी है, ऑन पॉन करके, एक्जियन कुछ है, जरूर देख लेना इसको। तो वो चला जाता है तो ये पता चल जाता है कि किसी को मार के पानी में फेंका गया है या फिर वो डूब के मरा है, तो ये पता करने के लिए बहुत ज़रूरी काम में आता है ये। दीज आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। और दीज आर पावरफुल स्विमर्स दैट कैन ओवरकम करंट इन वाटर बॉडीज, हाँ यही होते हैं नेक्टॉन्स, मतलब धारा इधर को बह रही हो तो इधर को भी ये तैर सकते हैं। दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्वेलिंग एट द बॉटम ऑफ वाटर, नहीं ये गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर इसका दे रखा है कहाँ पे, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले में दे रखा है, ठीक है। 88 का सी, देखो नेक्टॉन्स वही होता है, स्विमर इनको कहते हैं, जो धारा प्रवाह जिधर हो उसके विपरीत जा सकें, जैसे कि ऑक्टोपस, स्क्विड, शार्क, मरीन मैमल्स, ये सब होते हैं। और ज़्यादातर ये वाटर कॉलम में रहते हैं, सब मोर डिमर्सल लिविंग बॉटम, नीचे भी जा सकते हैं लेकिन कॉलम में रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, विद रेफरेंस टू द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, देखो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है जो हम खाते हैं, जो हम नहीं खाते, मतलब जो भी खाता है, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो भी होते हैं ना, फास्ट फूड हो गया, या फिर पेय पदार्थ जो बेवरेजेस होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सब आते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तो अब सब्जियां भी जो पैक्ड आ रही हैं वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड मान सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन तक रह जाती हैं, तो इसमें हम केमिकल यूज़ करके उसको अल्ट्रा प्रोसेस कर देते हैं, जैसे मीट वगैरह भी आता है अब तो। पहला ऑप्शन, दे आर ऑफन हाई इन विटामिन, प्रोटीन एंड फाइबर, इसको तो आंख बंद करके हम काट सकते हैं, हाई कैसे हो सकता है, ये नुकसान करता है बहुत ज़्यादा ये, इसके कारण यूएस में ओबिसिटी भी बढ़ रही है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या ऑफन इंक्लूड एडिटिव्स लाइक प्रिजर्वेटिव एंड कलरेंट्स, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो प्रिजर्वेटिव, कोई चीज़ अगर बहुत दिनों तक रह पाता है खाने की चीज़, तो उसमें ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ हुआ है तभी रह पाते हैं, जैसे कि अचार हो गया, पिकल्स होते हैं भारत में, उसमें भी प्रिजर्वेटिव यूज़ करते लोग, तो वो प्रोसेस्ड भी मान सकते हैं। कार्डियक इश्यूज आर वन ऑफ द हेल्थ रिस्क लिंक टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, बिल्कुल ठीक है। इससे कार्डियो, जो हृदय रोग होता है ये बढ़ जाता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं तो ब्लॉकेज हो जाते हैं ना आर्टरीज में हमारे, तो कार्डियक डिजीज बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ओनली 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देखो, यूएस की बात कर रही है भी, इससे ओबिसिटी भी बढ़ती है, हेल्थ रिस्क बढ़ गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इंक्रीजिंग कंजम्पशन में लीड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज लाइक हाइपरटेंशन, रेनल फेलियर, ओबिसिटी। रेनल फेलियर वही मतलब रक्त प्रवाह बंद हो जाएगा, ओबिसिटी वो तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है यूएस में, फैटी लिवर डिजीज, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन इंडिया। नॉइज पोल्यूशन देखो, इसका तो पूरा लिमिट डिफाइन कर रखा है सरकार ने, लेकिन कोई मानता नहीं है,
फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज लेड डाउन द परमिशेबल नॉइज लेवल्स इन इंडिया फॉर डिफरेंट एरिया। बिल्कुल ठीक है, जैसे मान लो हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, उनके आसपास का अलग डेसिबल डिफाइंड होता है, और कोई इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का अलग डेफिनेशन होता है। तो ये सीपीसीबी करते हैं। सीपीसीबी को 1974 में बनाया गया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला जो एक्ट होता है उसके तहत बनाया 1974 में। और ये मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट क्या है, MOEFCC है, जो क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो उनको ये बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए पॉल्यूशन के संदर्भ में। तो ये सीपीसीबी ठीक है। द एन एरिया विद 100 मीटर अराउंड द हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोर्ट में भी डिक्लेयर्ड साइलेंस जोन। हाँ ठीक है। आप जब भी स्कूल वगैरह के सामने से गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा स्कूल अहेड, या फिर ऐसा हॉर्न का साइन बना के लिखा रहेगा साइलेंस जोन, ऐसा हॉस्पिटल के पास में भी रहता है। तो ये कर सकते हैं ये, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। वैसे नॉर्मली 11 बजे के बाद जो स्पीकर पे गाना बजाना बंद रहता है, लेकिन भारत में मानता नहीं है इसको कोई। पुलिस बुला सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो। रेगुलेशन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन का, इसको डिफाइन किया गया है इसमें एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन में। ये डिफाइन करता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन जो भी होता है किसी और को दिक्कत करे तो ऐसा। इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल से ज़्यादा होगा डे टाइम में, और रात में 70 डेसिबल। डेसिबल उसका यूनिट होता है मेजरमेंट का, साउंड का। कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल से 55 डेसिबल दिन और रात रेस्पेक्टिवली। रेजिडेंशियल में 55 से 45। और 90 के ऊपर तो एयरक्राफ्ट वगैरह होता है, लगातार सुनने से फिर कान भी खराब हो जाते हैं 90 के ऊपर। अगला प्रश्न है, जैसे माइनिंग वगैरह वाले क्षेत्र में 80-90 नॉर्मल रहता है, तो ईयर ड्रम खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला प्रश्न, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होता है जो दुनिया का ग्लोबल नॉर्थ है, जो ऊपर वाले विकसित देश हैं, जो नीचे वाले हैं साउथ में ग्लोबल साउथ कहते हैं, जिसका भारत लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना भी। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बीमारियाँ रहती हैं, तो उसका मानते हैं कि जो नॉर्थ में ज़्यादातर बीमारियाँ हैं उसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं या उसका वैक्सीन उपलब्ध है। जो साउथ वाली बीमारियाँ हैं जैसे कि जो ट्रॉपिक्स में बीमारियाँ वो नेग्लेक्टेड है, इसलिए उनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कहते हैं। पढ़ते हैं क्या पूछा इसने। दे आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ इसमें आती हैं, ये सब कुछ आता है, मलेरिया, डेंगू, जितना सोच सकते हो सब आ जाएगा इसमें। They are included in the sustainable development goals to end the epidemic by 2030। हाँ ठीक है, SDG गोल में है ये। They can be caused by a variety of pathogens। पैथोजेंस वही होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ, मतलब कुछ भी हो गया जो भी बीमारी का कारण बने उसको पैथोजेंस कहते हैं। तभी तो जो लैब होता है जहाँ पे जांच होती है उसको कहते हैं पैथोलॉजी। इंक्लूडिंग वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी, टॉक्सिन्स। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, फिर ऑल सी हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 91 का सी रिसेंट कुछ क्यों हुआ है ये। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 77 सेशन हुआ है WHO का। WHO से देखो इस बार ये न्यूज़ में है क्योंकि इससे US बाहर हो गया है, याद रखना ये। तो 2024 का कोई हुआ था कॉन्फ्रेंस, तो ठीक है यार, इसमें क्या ही बताने का। SDG का 3 नंबर का है हेल्थ गोल, 17 होते हैं टोटल। और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, डाइवर्स ग्रुप कंडीशन, ठीक है, ये सभी कारणों से हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंजाई, टॉक्सिन्स। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा, 92। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। देखो केमिकल वेपन्स का प्रोहिबिशन बहुत ज़रूरी है। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था उसमें ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो केमिकल वेपन ऐसा रहता है कि मतलब यूज़ करना मना रहता है, लेकिन रशिया पे आरोप लगे थे कि केमिकल वेपन यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है ये न्यूज़ में रहा होगा। देख लेते हैं। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ए सिग्नेटरी ऑफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। भारत सिग्नेटरी तो है क्योंकि केमिकल वेपन भारत यूज़ नहीं करता है, और सबको ही नहीं करना, मतलब किसी को करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ देश के पास है ये, तो ये सही बात है। इट वॉज, अच्छा ये एक ही क्वेश्चन होगा ना, फिर तो रुक जाओ, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ए सिग्नेटरी। जब इसका मेंबर नहीं है तो सिग्नेटरी भी नहीं होगा, फिर तो इसको काट देते हैं। इट वॉज अवॉर्डेड अ नोबेल पीस प्राइज इन 2013 फॉर इट्स एफर्ट एलिमिनेट केमिकल वेपन्स। ठीक है, हाँ ये 13 में इनको मिला हुआ है शायद नोबेल प्राइज, क्यों उसके बाद ओबामा को भी मिला था। तो पीस प्राइज तो काफ़ी मतलब डिस्प्यूटेड रहता है, किस हिसाब से देते हैं। अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी चाहिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं। इट हेडक्वार्टर्ड इन लोकेट इट से हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनीवा स्विट्जरलैंड। ये नेदरलैंड में है, तो ये गलत है।
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जिनेवा प्रोटोकॉल ऑफ 1925, देखो ये 100 साल इसके पूरे होने वाले हैं, इज ऑल्सो ओवरसीन बाई OPCW। जिनेवा प्रोटोकॉल, देखो जिनेवा प्रोटोकॉल में यही होता है कि केमिकल वेपन यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसको ये देख रेख नहीं करता है ये, तो ये बात गलत है। ये पीस प्राइज वाला ही सही लग रहा है मुझे। भारत इसका सिग्नेटरी मुझे नहीं लगता है कि है, इसका मेंबर नहीं है तो सिग्नेटरी भी नहीं होगा। और भारत वैसे भी ये सब NPT ये सब साइन नहीं करता है। पहले पहले मुझे पढ़ के लगा था कि सही है, लेकिन तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर हम। 92 का बी है, ठीक है। USA क्यों, हाँ देखो ये यूक्रेन वॉर के रिलेशन में ही है, अभी भी ये न्यूज़ में है। तो भारत USA ने रशिया को आरोप लगाया कि इन्होंने क्लोरोपिक्रीन यूज़ किया है, इसको फर्स्ट पोस्ट ने कवर किया था न्यूज़ में, तो यूक्रेन के खिलाफ। तो अब इसके संबंधित क्या कन्वेंशन है, OPCW है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये मना करता है। 193 देश हैं इसमें, भारत इसका मेंबर है। भारत इसका मेंबर है, फिर सिग्नेटरी क्यों नहीं है? एक सेकेंड, तो फिर तो ऑप्शन सही हो जाएगा ना। एक क्या था उसमें, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट इज सिग्नेटरी। देखो मेंबर है, सिग्नेटरी नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं श्योर है, फिर ये कंफ्यूजन हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ OPCW इज हेग, नीदरलैंड, ये तो ठीक है, तो पता है। इसको अवार्ड मिला है 2013 में नोबेल पीस प्राइज का। इसके बाद मुझे लगता है ओबामा को मिला था इसके बाद ही। और 1925 का ये 100 साल इसके पूरे होने वाले हैं, मई जून में पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेना, फिर क्या पता 100 साल पूरा होने वाला है तो आ ही जाए पेपर में। जिनेवा प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि केमिकल वेपन का यूज नहीं करेंगे हम। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये तो रशिया में है, एकमात्र रशिया में है ही बस, और कहीं नहीं है। और इसका नाम भी कुछ मतलब अजीब सा है, क्या ए से कुछ करके इसका नाम है, ये भी न्यूज़ में था काफ़ी। देख लेते हैं इसका आंसर। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे US और फ्रांस की यात्रा पे, तो वहाँ पे ये बात करके आए न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियर डील के बारे में। तो रशिया ने तो पहले ही ऑफर किया था, फ्रांस ने भी बोल दिया छोटे न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए, US ने भी ऑफर दिया ही है। तो भारत के पास अब बहुत बढ़िया चांस है। अब अभी भारत ने बजट में भी 100 गीगावाट का टारगेट रखा है 2050 तक शायद, कि हम 100 गीगावाट बनाएंगे न्यूक्लियर से, तो ये भारत के काम भी आ सकता है। तो 93 का आंसर होगा सी दिया है, मतलब रशिया ही ठीक है। इसका नाम कुछ था बढ़िया यार, ये देखो इसका नाम ये रहा, अकेडमिक लोमोनोसोव, ठीक है। एकेडमिक याद कर लेना, उससे याद हो जाएगा। तो ये फ्लोटिंग पावर प्लांट है, इसका बहुत 35 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है इसका, ठीक है। कई सारी चीज़ों में इसका यूज़ हो रहा है। अगला प्रश्न करते हैं हम, कंसीडर द फॉलोइंग एरियाज, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ये सभी होंगे। देखो काजीरंगा वहाँ पे ये वही है जहाँ पे वो राइनोसोरस मिलते हैं, और ये आसाम में है। मानस भी आसाम में है। केवलादेव राजस्थान में है, यहाँ पे वो मिलता है, कोई चिड़िया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहाँ पे आते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये चारों यूनेस्को के पार्ट है, इसमें क्या ही देखना है, आंसर देख के बढ़ जाएंगे हम। आंसर लेकिन है कौन सा वो लगा लें हम पहले। आंसर इसका डी हो जाएगा। तो 94th का डी है आंसर, ठीक है। अब टोटल भारत में 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं, और एक मिक्स है भाई कंचनजंगा वाला, एकमात्र भारत में मिक्सड है। टोटल 42 हैं, और कंचनजंगा वाला मिक्सड है, ये याद रखना। भारत में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट्स हैं, जिसमें कि काजीरंगा, मानस और केवलादेव, सुंदरबन, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और वेस्टर्न घाट पता ही है, ग्रेट हिमालयन ये हिमाचल में है। अगला प्रश्न करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैटेलिटिक कन्वर्टर्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। देखो कैटेलिटिक कन्वर्टर वो होता है ना जो हम गाड़ियों में, इंजन में शायद ये यूज़ होता है, और इसका काम मेन ये होता है कि जो फ्यूल बर्न होता है उसको डायरेक्टली हवा में रिलीज करने के बजाय उसको और प्रोसेस करके उसको थोड़ा क्लीन फ्यूल मतलब वेस्ट बना दे, ताकि हवा में जो जाए कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी गैस जा रही है वो नुकसान ना करे लोगों को। पढ़ते हैं, प्लेटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस। बिल्कुल ठीक है। देखो पैलेडियम और प्लेटिनम जो होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट होता है, और रोडियम भी। और एक तो इंजन में लगेगा तो गर्म होगा, तो इनका जो हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी होता है वो भी बहुत बढ़िया रहता है, तो इसलिए इनको यूज़ करते हैं उसमें, इंजन में कैटेलिटिक कन्वर्टर के रूप में। तो ये जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में, H2O में, और फिर बाहर निकल जाएगा वो। तो ये ठीक है, और इनका कोरोजन भी बहुत कम होता है क्योंकि ये बढ़िया मेटल है,
तो कोरोजन नहीं होता है, तो लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी भी होती है इनकी, तो इसको यूज करते हैं। व्हेन द एग्जॉस्ट पासेस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए लगाते हैं इसको कैटालिटिक कन्वर्टर्स को। तो इसका दोनों हो जाएगा फिर। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर, अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट मतलब दोनों से, तो फिर इसका डी हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू। 95 का डी है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने का नहीं, मैंने बता ही दिया कि कैटालिटिक कन्वर्टर वही होता है कि पोल्यूशन कम कर दे। पैलेडियम प्लेटिनम प्रोडियम का होता है, क्योंकि उसके फीचर्स ऐसे होते हैं, बढ़िया मेटल होता है ये, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है इसकी। और ये जो एनालाइज अरे उसको प्रोसेस करने के बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के रूप में रिलीज करते हैं, जो कि कम पोल्यूशन करता है। और यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस दे दिया कैसे करते हैं। एनओडी में पहले कैटलिस्ट बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। Consider the following consider the following: economic development, social development, environmental protection, political stability. How many of the above are the primary pillars of sustainable development? Sustainable development का पार्ट कौन कौन सा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है, सोशल डेवलपमेंट ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या लेना देना, चौथा काट देंगे हम। और इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा, मतलब कि ओनली 3 हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, इसमें इस एक्सप्लेनेशन पढ़ने का कुछ जरूरत ही नहीं है, आंसर इसका सीधे है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 97। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायक्सिन्स एंड फ्यूरान्स। देखो डायक्सिन्स और फ्यूरान्स होते हैं ना, इसको कोई बनाना नहीं चाहता, ये बन जाते हैं अपने आप से, मतलब इसको बनाना नहीं पड़ता है। जैसे कुछ भी अगर जलाएं हम, कोई वेस्ट है, जैसे मान लो मेडिकल वेस्ट है या फिर प्लास्टिक का कोई वेस्ट है, तो जब वो अनबर्न्ड रह जाता है आधा अधूरा, तो उसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे रहते हैं, उसको कहते हैं डायक्सिन और फ्यूरान्स। तो इसको बनाना नहीं पड़ता है, खुद बन जाता है ये, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि अब ये जब हवा में रिलीज होता है तो ये जानवरों पे बहुत ज़्यादा असर करता है, तो उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जाके इकट्ठा होने लगता है डायक्सिन्स। तो हमने पहले ऊपर पढ़ा था बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। तो जानवर जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अंदर ये डायक्सिन और फ्यूरान्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इसको हम कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन जो कि इन्हीं जानवर एनिमल्स को खाते हैं, फिर वो ड्यू टू चेंज ऑफ ट्रॉपिक लेवल, अब वहाँ पे क्या होगा कि ट्रॉपिक लेवल चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ बायो मैग्निफिकेशन भी होगा। बायो एक्यूमुलेशन तो पहले, वो मैग्निफिकेशन भी होगा। तो ये मनुष्यों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है जो ऐसे जानवर खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस को। तो डायक्सिन फ्यूरान्स वही होता है, ई वेस्ट से निकलता है। पढ़ते हैं हम इसमें क्या दिया, डायक्सिन एंड फ्यूरान्स आर इमिटेड ड्यूरिंग द थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, जो आधा अधूरा जला देता है, जो हम इंसिनरेशन पायरोलिसिस, तो उसमें इंसिनरेशन वाले पार्ट में ही अगर पूरा अच्छे से नहीं जलाएं तो डायक्सिन और फ्यूरान्स रिलीज होते हैं। About 90% of the exposure of the dioxins and furans is from eating contaminated food, मतलब ये नॉन वेजिटेरियन फूड की बात ही करें ज़्यादातर। तो ज़्यादातर एक्सपोजर मनुष्यों में इसी से होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और तो इसका आंसर 1 और 2 बोथ हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। देख लेते हैं 97 का सी, ठीक है। अब डायक्सिन का पूरा यहाँ पे कहानी दे रखा है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसका केमिकल नेम भी दे रखा है, ये समय मतलब नहीं उतना। ये हमारी बॉडी में आ सकता है वही, या तो कंटेमिनेटेड एयर से आएगा क्योंकि हवा में रिलीज हुआ है, या तो पानी के थ्रू भी आ सकता है, लेकिन मेन कारण जो होता है इसका वो भोजन के थ्रू आता है, जो कि नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनके थ्रू आता है। फैटी जो टिश्यू होते हैं एनिमल्स के उसमें जाके, और बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन याद रखना है, यहाँ पे दिया नहीं है। तो ठीक है, मतलब ये तो बेकार चीज़ है, ठीक तो नहीं कह सकते, आंसर हमारा ठीक था। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। कंसीडर द फॉलोइंग: टॉक्सिक एनिमल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्लाई एश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, डोमेस्टिक गार्बेज डंप्ड ऑन लैंड, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, माइनिंग। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन किससे किससे होगा, तो पता ही हमें, टॉक्सिक केमिकल से होगा, ये फ्लाई एश से होगा। फ्लाई एश वाला हमने क्वेश्चन भी ऊपर किया था, जिसमें आता है ना पल्वराइजेशन, किसको तोड़ के हम यूज़ करते हैं ईट वीट के लिए, तो इससे होता ही है। डोमेस्टिक गार्बेज डंप डाउन लैंड, ये बिल्कुल होगा ही। पेस्टिसाइड से भी होता ही है क्योंकि बह के जाता है, फिर मिट्टी में नीचे पर्कुलेशन होता है। माइनिंग से होगा ही। तो ऑल 5 हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में ऑल 5 ही होता है, इसको एक्सप्लेनेशन तो पढ़ने की कोई ज़रूरत लगती नहीं मुझे। देख लेते हैं आंसर, 95 का डी है, ठीक है। अब इसके कारण दे रखे सॉइल पोल्यूशन के दुनिया भर का जो भी है, इसमें क्या ही पढ़े हम, पढ़ लेना अगर इच्छा हो तो पॉज करके। अगला प्रश्न करते हैं, टैग 003। टैग 003 एक वैक्सीन का नाम है ये, और ये बना था जापान में, बना था शायद, डेंगू से लड़ने के लिए बना था ये। और इसकी जो कंपनी थी उसके नाम पे ही पड़ा था, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। इसकी कंपनी का नाम था टेक्ड कुछ करके था, उसके नाम पे ये टेक बना है। तो देख लेते हैं, न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स डेवलप्ड बाय द सुपर बग इन्फेक्शंस, दवाई की बात है लेकिन ये वैक्सीन था। नोवेल मेडिसिन यूज्ड इन
सोलर सेल तो इसका कोई लेना देना नहीं है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, हाँ वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू, यही होगा इसका आंसर। कटिंग एज रोबोटिक्स, ये भी नहीं होगा। देखो लाइव एटेन्यूएटेड कहने का मतलब है जो हम वैक्सीन लगाते हैं ना, होता है ना mRNA और एक होता है वेक्टर वैक्सीन। तो एक जो लाइव एटेन्यूएटेड कहने का मतलब जो वायरस होगा उसको कमजोर करके मनुष्य के शरीर में डाल देते हैं। तो जब हम भी हमारे शरीर में हो जाएगा तो फॉरेन सब्सटेंस समझ के हमारे जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज रिलीज करेगा, और जो एंटीबॉडीज रिलीज होंगे तो सच में जब वो वायरस आएगा तो उससे लड़ाई कर लेगा वो। तो हमारा मेमोरी सेल्स को बढ़ाने के लिए और इनर रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का यूज़ करते हैं। और ये डेंगू से लड़ने के लिए, जो कि इसके मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी होता है, हमने ऊपर जो देखा था वो एनोफिलिस था मलेरिया के लिए, यहाँ पे मच्छर का नाम होता है एडिस इजिप्टी। एक होता है क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो जो भी फीमेल मच्छर होते हैं इनके वही काट के बीमारियाँ फैलाते हैं। तो उसके लिए ये जापान ने बनाया था कोई वैक्सीन। अच्छा देखते इसका क्या दिया 99th का, वैसे है तो ये वैक्सीन इतना तो पक्का है। 99th का सी ठीक है। WHO टैग न्यू डेंगू वैक्सीन था टकीटा। अच्छा देखो जापान की कंपनी है। अब इसको लगाने का 6 से 16 साल तक के बच्चों को लगाते हैं ये, और 2 डोज लगाने होते हैं 3 महीने के इंटरवल पे, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या डेंगू के, ठीक है। इसके मच्छर का नाम याद रखना एडिस इजिप्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसमिशन ये देखो ज़्यादातर सुबह या शाम के टाइम पे मच्छर ये काटता है, और महिला मच्छर जो फीमेल मस्कीटो होती है वही काटती है। अगला प्रश्न हम करते हैं, फाइनली ये खत्म होने के टाइम पे आ गया कगार पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। देखो ये बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए अभी जो वर्तमान सरकार है, यही सरकार पहले टर्म में लेके आई थी 2016 में। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द लार्ज हॉस्पिटल प्रेमाइसिस, बिल्कुल गलत है। क्यों लार्ज हॉस्पिटल प्रेमाइसिस थोड़ी प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट, सभी के लोग करते हैं। जो जहाँ जहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होगा, चाहे छोटा बड़ा हो, सब ये सब पे लागू होता है, तो ये गलत हो गया। It mandates pre-treatment of waste generated in laboratories microbial waste through disinfection on site। बिल्कुल ठीक है, अगर डिस्पोज करने से पहले उसको आपको प्री ट्रीटमेंट करना होता है, जैसे कि ब्लड सैंपल है, स्वैब्स है, नीडल्स, मतलब कुछ भी अगर ई वेस्ट है तो लेबोरेटरी में जो भी जनरेट हो रहा है उसको आपको ट्रीट करना ही है। ऐसा नियम है, पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं वो बात अलग है। बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ टू बी सेग्रीगेटेड इनटू 5 कैटेगरीज अंडर दीज रूल्स। 5 कैटेगरी नहीं होता है, 4 कैटेगरी होती है इनके, और इस नियम के हिसाब से 4 ही कैटेगरी है, तो ये वाला भी गलत है। देख लेते हैं हम इसका, तो मतलब पहला हमारा गलत है, दूसरा वाला क्या था प्री ट्रीटमेंट, ये सही था, तीसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, आंसर ये हो जाएगा। आंसर देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 100 का ये है, ठीक है। 3 डिजिट वाले क्वेश्चन में आ गए हम। बायोमेडिकल वेस्ट कंप्राइजेज ह्यूमन एनिमल एनाटॉमिकल, मतलब वही है जो हम दवाई वगैरह जहाँ पे भी यूज में हो रहा है दवाइयों के संदर्भ में, तो वो सब बायोमेडिकल वेस्ट होता है। और उसके लिए भारत सरकार ने रूल बनाया था 2016 में, इस रूल को एक्सपेंड कर दिया सबके लिए। देखो वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, देखो कैंप से याद आ गया, हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि हम वाजीराम का कैंप टेस्ट करने वाले हैं अगला, तो कैंप वाला टेस्ट ही करेंगे हम। इसके बाद जो विजन के हैं वो अप्लाइड और फुल लेंथ टेस्ट है, लेकिन उन्होंने 2-3 में निपटा दिया, क्योंकि हम विजन का टेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन का आइडिया लग गया इनके लेवल का, तो हम वाजीराम का ही कोशिश करेंगे करें। अगर कुछ और विरोधाभास हो गया आप में तो कमेंट कर देना, लेकिन मैं अपने साइड से वाजीराम का करने का ही कोशिश करूंगा, क्योंकि उनके 3-4 टेस्ट हैं ऐसे अभी जो पॉलिटिक हैं, फिर ऐसे उन्होंने टोटल 60 टेस्ट कर रखे, तो अगर हम एक दिन में एक करने का कोशिश करें 50-50 क्वेश्चन करके तो हमारा हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा वो। इनका तो पूरा कहानी ही लग रखा है इन्होंने एक्सप्लेनेशन में। तो देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। प्री ट्रीटमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वेस्ट माइक्रोबियल वेस्ट ब्लड सैंपल्स एंड ब्लड बैग्स थ्रू डिसइंफेक्शन ऑन स्टेरिलाइजेशन ऑन साइड मैटर इज प्रिस्क्राइब बाय, ठीक है। ये सब WHO के जैसा गाइडलाइन बना रखे उसके बेस जाइए। बायोमेडिकल वेस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी है, वो इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ 10 वहाँ पे 5 लिखा था, पता नहीं कहाँ से 10 की बात करते हैं इन्होंने। तीसरा ऑप्शन गलत है हमारा। इंक्लूजन ऑफ, देखो द न्यू रूल्स प्रिस्क्राइब मोर स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर इंसिनरेटर, वही इंसिनरेशन जो मैंने बात की थी ऊपर, दिया नहीं था। इंसिनरेशन में अगर जलता है, आधा अधूरा जला रह गया, तो वहाँ से रिलीज होता है डायऑक्सिन एंड फ्यूरांस, ऊपर हमने भी क्वेश्चन किया ना, ये जो एनिमल में जाके बायोक्यूमुलेट हो रहा था, वही उसकी बात कर रहा है ये। तो उसके लिए भी रूल बना दिए इन्होंने। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड लैंड फॉर सिटिंग ऑफ बायो, और उसको ट्रीटमेंट के लिए राज्य सरकारें भूमि प्रदान करेंगी। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है, और अगले सेशन में मिलते हैं जल्दी ही। और मैं कोशिश करूंगा कि हम वाजीराम का करें। अगर कुछ और सुझाव होगा तो कमेंट में लिख देना, और अगर कोई सुझाव नहीं आते हैं तो मैं अपने साइड से वाजीराम या रवि का कोशिश करूंगा टेस्ट सीरीज करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।